नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 10 अगस्त 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो है ये। वीडियो को अंत में देखिएगा। बिहार कैबिनेट के 9 इंपॉर्टेंट फैसले आए हैं जहां से सवाल आपसे पूछे जा सकते, तो वो मैं अंत में बताता हूं बिहार स्पेशल का। उससे पहले सारा न्यूज़ आपको क्लियर करवा देता हूं। इससे पहले सुबह सुबह मैंने रामशरण शर्मा जी का जो MCQ है 11th के NCERT से प्राचीन भारत का, वो भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। दिन में सतीश चंद्रा का MCQ अपलोड होगा और साथ ही मैं पूरी कोशिश करूँगा कि साइंस का भी MCQ फिर से अपलोड कर दूँ। ओके, तो वीडियो को कंटिन्यूअस देखा कीजिए। मेरी तरफ से मैं कंटेंट में कमी नहीं रखता हूँ। किसी दिन कुछ टेक्निकल एरर हो जाता है तो अलग बात है, बाकी तो कंटेंट आपको रेगुलर ही मिलता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कशन कर लेते हैं आज का जो आर्टिकल है वो सांप्रदायिक हिंसा की निरंतरता से संबंधित है। क्या है ये? आपने देखा ही होगा कि हरियाणा में कुछ दिन पहले सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, फिर राजस्थान में भी हुए थे, कुछ दिन पहले बिहार में भी देखे गए थे, उससे पहले बंगाल में भी देखा है आपने। लगभग में देश के हर हिस्से में आप रोज़ ही कम से कम एक बार तो न्यूज़ में सुनते ही होंगे कि सांप्रदायिक दंगा या दो गुटों के बीच में टकराव की स्थिति बन रही है। ओके, तो ये क्या होता है और किस प्रकार से ये प्रभावित करता है हमारे देश को, इस चीज़ को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सांप्रदायिक दंगों के इतिहास को भी थोड़ा सा देखेंगे, जिससे अगर इससे जुड़े हुए लेख आपसे पूछे जाते हैं या आपसे GS2 GS1 में सवाल पूछे जाते हैं तो वहाँ पर आप आसानी से हल कर सकें। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ। सांप्रदायिक हिंसा, कम्युनल वायलेंस सामूहिक हिंसा का एक रूप है जिसमें विभिन्न धार्मिक, जातीय, भाषाई या क्षेत्रीय पहचान संबंधित समूहों के बीच झड़प होती है। जैसे जो अभी मणिपुर में हो रहा है वो क्या है, वो एथनिक वायलेंस है, वो मूल रूप से जनजातियों के बीच में हो रहा है ना। भारत में सांप्रदायिक हिंसा को प्राय हिंदू मुस्लिम के संघर्ष में देखा जाता है, लेकिन इसमें सिख, ईसाई, बौद्ध, दलित, आदिवासी जैसे अन्य समूह भी शामिल हो सकते हैं। भारतीय दंड संहिता सांप्रदायिक हिंसा को किसी भी ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित करती है जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आधार पर विभिन्न समूह के बीच शत्रुता को बढ़ावा देता है और सद्भावना बनाए रखने के प्रतिकूल कार्य करता है। तो मूल रूप से IPC के हिसाब से क्या होता है, जो क्या करता है, जो विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने का काम होता है। जो अगर हेट स्पीच भी है, एक भाषण भी है, तो वो भी सांप्रदायिकता के दायरे में आता है। ओके, भारत में सांप्रदायिक हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है जो पूर्व औपनिवेशिक और औपनिवेशिक काल से चला आ रहा है। औपनिवेश के पूर्व भी चलता था दंगे, लेकिन इतने नहीं होते थे। लेकिन औपनिवेशिक काल और उसके बाद के समय में बहुत ज़्यादा दंगे देखने को मिले हैं। स्वतंत्रता के बाद के युग में सांप्रदायिक हिंसा ने भारत के लिए समस्या बनाए रखी है। 1921 का मोपला विद्रोह आपको याद ही होगा। 1921 जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी समय मोपला विद्रोह हुआ था। शुरुआत में ये विद्रोह था जिसमें मूल रूप से ज़मींदारों के खिलाफ था, लेकिन बाद में हिंदू मुस्लिम दंगा में परिवर्तित हो गया था। ओके, 1946 का नोआखाली दंगा आपने सुना ही होगा। भारत के बंटवारे के समय ये बांग्लादेश में है, ये वर्तमान में जगह है। 1947 का विभाजन दंगा, 1992 का बाबरी मस्जिद विध्वंस और हाल ही मणिपुर हिंसा तथा नूह में फैली हिंसा सांप्रदायिक हिंसा घटनाओं के उदाहरण के रूप में देखे जा सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। सांप्रदायिक हिंसा प्रायः राजनीति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों से उत्प्रेरित होती है, जैसे चुनाव, धार्मिक त्यौहार, गोरक्षा, धर्मांतरण, अंतर धार्मिक विवाह, भूमि विवाद, प्रवास, मीडिया प्रोपेगेंडा, हेट स्पीच। ये कुछ ऐसे कारण हैं। आपसे कारण पूछा जा सकता है तो कारण बना के बीच में ऐसे ऐसे बना सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं और सभी में एक एक दो पॉइंट लिखने की कोशिश कीजिएगा। खुद से भी सोचेंगे तो आप लिख सकते हैं। सांप्रदायिक हिंसा का भारत के लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष और मानवाधिकार, सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के लिए गंभीर निहितार्थ है। भारत में सांप्रदायिक हिंसा के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? पहला राजनीतिक कारण है। चुनावी लाभ या वैचारिक एजेंडे के लिए सांप्रदायिक भावनाओं के लामबंदी करने में राजनीतिक दल और नेताओं की भूमिका होती है। ये तो आपने सुना ही होगा कि जैसे ही चुनाव आते हैं, जैसे अगले साल चुनाव है तो इस साल से आपको सांप्रदायिक दंगे, तनाव, ये सब ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये क्यों होते हैं? ये राजनीतिक कारण होते हैं, जिसका फ़ायदा किसको मिलता है? पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी को मिलता है। ओके, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की रणनीति रूप में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का उपयोग करते हैं। ये आर्टिकल मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे अपने पॉइंट्स नहीं है। बहुत सारे लोग बोलने आ जाते हैं कि पॉलिटिसाइज हो रहा है, मेरे पॉलिटिसाइज है ही नहीं। इसमें ये हिंदुस्तान टाइम्स का है, वो कोई वामपंथी या लेफ्ट पंथी या BJP कोई भी उसका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए बस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। सांप्रदायिक संघर्षों को रोकने या हल करने में राजनीतिक संस्थाओं और तंत्रों की विफलता, सांप्रदायिक हिंसा के अपराधियों के लिए जवाबदेही की कमी और दंड से मुक्ति होती है। कई बार जो मूल रूप से समस्या में शामिल होते हैं, जो दंगे फसाद करते हैं, वो तो बच के चले जाते हैं और स्थानीय लोगों को दंड भोगना पड़ता है। ओके, सामाजिक कारण इसका क्या हो सकता है? ये राजनीतिक कारण था ऊपरा। विभिन्न समुदाय के प्रति गहरे जरे जमा चुके पूर्वाग्रह और रूढ़ियों का अस्तित्व।
कुछ रूढ़िवादिता और झूठे और पूर्वाग्रह बना लिया जाता है अलग अलग संप्रदाय के बारे में कि ये संप्रदाय है तो ये खराब ही होगा, दूसरा संप्रदाय है तो ये कट्टर ही होगा, इस तरह की चीज़ें। अंतर सामुदायिक संवाद और भरोसे की कमी होती है। चरमपंथी समूह संगठनों का प्रभाव जो सांप्रदायिक घृणा और हिंसा फैलाते हैं। सांप्रदायिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक प्रतीक और भावनाओं से खिलवाड़ आपने देखा होगा, कई बार जानबूझकर उकसाने की कोशिश की जाती है एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को और दंगा भड़क जाता है। नूह में कम से कम वही देखा गया, हरियाणा का नूह में। आर्थिक कारण क्या होता है? विभिन्न समुदाय के बीच दुर्लभ संसाधन अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा। मणिपुर में जब ये हो रहा है, मणिपुर में क्या हुआ था, बहुसंख्यक जो समुदाय है उसको वहाँ पर आरक्षण का लाभ दे दिया गया। उसके बाद से दंगा भड़का था और भड़का ही जा रहा है, ना तो उस फैसले को वापस लिया जा रहा है, ना तो दंगा रुक रहा है। अब तो वायलेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मणिपुर में ये कारण देख सकते हैं आप, आर्थिक कारण वहाँ पर प्रमुख रूप से है। हाशिए पर रहने वाले समूहों के बीच सापेक्षिक अभाव या भेदभाव की धारणा। पारंपरिक आजीविका और पहचान पर वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण का जो प्रभाव पड़ता है उसके कारण से भी दंगे फसाद भड़कते हैं। अलग अलग कारण हैं, ये कारण आप एग्ज़ाम में नहीं सोच पाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप नहीं सोच पाएंगे, अभी भी आप नहीं सोच पाएंगे। अगर मैं ये बंद कर दूँ स्लाइड तो अभी आप नहीं सोच पाएंगे कि कौन कौन से और कारण हो सकते हैं। वहाँ पर लिखने को हो सकता है 32 नंबर में दे दे आपसे, या पूरा का पूरा निबंध ही लिखना हो। रोज़ ही चर्चा में रहता है ये टॉपिक और इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं। सांस्कृतिक कारण क्या हो सकता है? विभिन्न समुदाय के बीच मूल्यों और जीवन शैली का टकराव, सांस्कृतिक विविधता और बहुलवाद का क्षरण, रूढ़िवादिता को धर्मनिरपेक्ष और उदारवाद द्वारा दी गई चुनौती, सांस्कृतिक विरासत और पवित्र स्थलों का विनियोग या अपमान करना, इसके कारण भी कई बार आप दंगे फसाद देखते होंगे। ओके, शिक्षा और जागरूकता का अभाव है। भ्रामक सूचनाओं का आसानी से प्रसार हो सकता है। अफवाह मूवी आपने देखा होगा, अफवाह मूवी देखा होगा तो उसमें यही चीज़ दिखाया है। गलतफहमी को गहरा कर सकती है और अंतर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने में योगदान दे सकती है। भारत में सांप्रदायिक हिंसा के क्या प्रभाव होते हैं? मानव जीवन की हानि होती है, संपत्ति का विनाश होता है, आपने देखा होगा, घर जला दिए जाते हैं, दुकान जला दिया जाते हैं। अगला है सामाजिक विघटन हो जाता है। समाज में सहिष्णुता है, भाईचारा है, एकता की भावना है, वो खाई धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। अविश्वास की भावना से देखने लगते हैं एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को। जो कल तक साथ बैठकर खाते थे आज वो एक दूसरे को हत्यारे की नज़र से देखते हैं। आर्थिक आघात भी पहुँचता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होता है। एक जगह कहीं पर दंगा फसाद होता है तो पूरे देश का मनोविज्ञान में प्रभाव पड़ता है, इंसानियत शर्मसार होती है। राजनीतिक प्रभाव भी होता है। भारत में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, कानून का शासन है, न्याय आदि का क्षरण या उनका कमजोर पड़ना। राजनीतिक संस्थाओं, अभिकर्ताओं की वैधता और विश्वसनीयता की हानि होती है। राजनीतिक प्रक्रिया में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, संरक्षण, हिंसा आदि वृद्धि, तानाशाही, लोक लुभावन, उग्र राष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता आदि का उत्थान या पुनरुत्थान होता है। जब आपको मुद्दा भटका दिया जाएगा, जब आपका मुद्दा भटका कर हिंसा कर दिया जाएगा, सांप्रदायिक दंगे कर दिए जाएंगे, एक दूसरे से लड़ाएंगे आप, तो आप सरकार से ये नहीं बोल सकते हो, जो आपसे नेता वोट मांगने आएंगे कि हमारे यहाँ सड़क अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ स्कूल अच्छी नहीं बनी है, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, या हमारे भविष्य का क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य का क्या होगा, ये हमारे यहाँ आपदाएँ आ रही हैं, बाढ़ आ रही है, हम पीड़ित हैं और आप हमें कहानी सुना रहे हो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की। तो ये आप मूल मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे मुद्दों को उछाले जाते हैं। इससे राजनीतिक के प्रति जो जागरूकता होती है उसमें भी कमी आती है। सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा या चुनौती होती है। सांप्रदायिक झगड़ों में बाहरी तत्वों और शक्तियों की भागीदारी या हस्तक्षेप का भी रहता है। सांप्रदायिक हिंसा का सीमाओं के पार प्रसार या वृद्धि भी हो सकती है। ओके, अगला है सांप्रदायिक हिंसा और हिंसा का अन्य रूप कौन से हो सकते हैं? जैसे आतंकवाद, विद्रोह, उग्रवाद आदि के बीच संबंध या साठगांठ, हथियार और विस्फोटों का प्रसार या दुरुपयोग इसके द्वारा संभव हो सकता है। रोकने के लिए संभावित समाधान क्या है? सुदृढ़ कानूनी ढांचा होना चाहिए जिससे हेट स्पीच कोई भी करे, बिना धर्म, बिना किसी भाषा, बिना किसी वर्ग को देखे हुए सबके ऊपर समान कार्रवाई करनी चाहिए। पहला होता है यही। दूसरा क्या होता है? संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करना, है ना। अगला क्या है कि शैक्षणिक सुधार करना, ये बताना कि भाई ऐसा नहीं है। सामाजिक रूढ़िवादिता जो बनी आ रही है उसको तोड़ने की कोशिश करना है, इससे सामाजिक सुधार को लागू करना। आर्थिक उपाय इस तरह से लागू करना जिससे असमानता कम हो एक दूसरे समुदाय के बीच में। सांस्कृतिक उपाय क्या होता है? सांस्कृतिक विविधता, बहुलवाद का संरक्षण या पुनर्स्थापन, विभिन्न समुदाय के सांस्कृतिक विरासत और पवित्र स्थलों का संरक्षण या संवर्धन भी करना। समुदाय की संलग्नता को बढ़ाना। अब आप सोचिए, ये सब तो उपाय हो गए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप अगर होंगे, मान लीजिए आप कहीं के हैं एसडीएम या डीएम, जो भी बने, एसडीएम बन गए, डीवाईएसपी बन गए, कोई भी ऑफिसर बन के आप गए हुए हैं, आपको भेजा गया कि इस दंगे को रोकिए, तो आपको कौन कौन से, या आपके पास
रिपोर्ट आई कि इस दंगे को हो सकता है आने वाले समय में या इस क्षेत्र में दंगा, तो आप रोकने के लिए कौन कौन से उपाय करेंगे? खुद ही से सोचिए। ऑफिसर बनना है तो इतना तो सोचना समझना आना चाहिए। सोचिए एक बार कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तार्किक उपाय करना है, रोकना है, ना कि और भड़काना है। ओके, तो अगले पर चलते हैं। ये आप ध्यानपूर्वक लिखिएगा इसको। उपाय खुद से लिखने की कोशिश कीजिए हमेशा। हमेशा उपाय क्या चाहिए कि भाई खुद से सोचकर अपने यूनिक पॉइंट लिखने की कोशिश कीजिए। ऑफिसर बनने वाले हैं, इसके तो उपाय आपको पता होना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप खुद से सोचिएगा। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, कुछ लोग इसमें भी डाउट आ रहा होगा। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं। किसी भी सदन में पहली बार विधेयक को लाया जा सकता है ना। लेकिन जो मनी बिल होते हैं वो कहाँ पर लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा से दोनों जब विधेयक पारित हो जाता है तब राष्ट्रपति महोदय उस पर साइन करते हैं। साइन करने के पश्चात वो विधेयक जो है वो अधिनियम बन जाता है। विधेयक और अधिनियम में फ़र्क होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा, है ना। जैसे संविधान संशोधन विधेयक में फ़र्क होता है और संविधान संशोधन में फ़र्क होता है। संविधान संशोधन विधेयक तो 132 लाए जा गए हैं आज तक, या 130 है शायद, देखिएगा। लेकिन संविधान संशोधन तो 105 106 के आसपास ही हुए हैं आज तक भारत में। तो ये फ़र्क होता है। उसके बाद से क्या होता है, जो मंत्री होते हैं वो दोनों सदन में से किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, वोटिंग नहीं कर सकते हैं, है ना। मैंने क्या बोला? जो मंत्री होते हैं वो दोनों सदन के कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, वहाँ पर भाषण दे सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते। वोटिंग उसी में करेंगे जिस सदन के वो सदस्य हैं। जैसे अमित शाह जी अगर लोकसभा के सदस्य हैं तो ये लोकसभा में वोटिंग करेंगे, लेकिन सदन के राज्यसभा में भी जाके भाग ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मंत्री हैं। मंत्री दोनों सदन में से किसी में भी भाग ले सकता है। यूपीएससी वालों ने 2017 में सवाल पूछा था कि भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं ये किस सदन के सदस्य होते हैं। देखिए, ये लोकसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, ये राज्यसभा के सभी सदस्य हो सकते हैं, और 6 महीने तक बिना किसी सदन के सदस्य हुए भी प्रधानमंत्री का पद धारण कर सकते हैं। 6 महीने के भीतर उनको दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। वो राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने थे, और जो अपने मोदी जी हैं अभी वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय, ये आपके लोकसभा से चुनकर आते हैं। तो प्रधानमंत्री किसी भी सदन से हो सकते हैं, मंत्री किसी भी सदन से हो सकते हैं। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो दोनों सदन में भाग ले सकते हैं, मंत्री सब दोनों सदन में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग के मामले में अपने अपने सदन में ही वोट करेंगे वो। इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी सदस्य जो होते हैं, जैसे मान लीजिए राहुल गांधी जी किसके सदस्य हैं? तो लोकसभा के सदस्य हैं, तो ये राज्यसभा की बैठक में भाग नहीं ले सकते हैं। जैसे डॉक्टर मनोज झा जो हैं राज्यसभा के सदस्य हैं, तो ये लोकसभा में भाग नहीं ले सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, बेसिक पॉलिटी है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। विशेषाधिकार समिति का राघव चड्ढा को नोटिस दिया गया, पूछा क्यों ना आप पर कार्रवाई हो। दरअसल इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि जो 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य का गृह मंत्री महोदय ने, अमित शाह जी ने फर्जी साइन किया और वोटिंग किया। दिल्ली जो शासन विधेयक पारित हुआ है राज्यसभा से, उसके दौरान इन्होंने ये आरोप लगा दिया कि जो 5 सदस्य हैं उनके फर्जी वोटिंग की गई है। दरअसल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अगर कोई सदस्य उसमें मौजूद नहीं है तो वो जो सेक्रेटेरिएट होता है राज्यसभा का, लोकसभा का, उनमें किसी और विधि के द्वारा भी वो मतदान कर सकते हैं। दूरस्थ बैठे हुए भी किसी भी विधेयक पर अपना मतदान कर सकते हैं। तो यही उनके द्वारा किया गया, 5 सदस्यों के द्वारा। लेकिन इन्होंने आरोप लगाया कि फॉर्ज या फ्रॉड सिग्नेचर किए गए हैं। ये बहुत ही बड़ा आरोप होता है। अब विशेषाधिकार समिति एक काम करती है, जो सदन के जो सदस्य होते हैं उनके विशेषाधिकार को लेकर काम करती है, और ये विशेषाधिकार से संबंधित नोटिस भी देती है, और आपकी सदस्यता भी जा सकती है, आप पर केस भी हो सकता है विशेषाधिकार के उल्लंघन को लेकर। या संसद सदस्यों का विशेषाधिकार होते हैं, उनका उल्लंघन किसी भी सीमा तक नहीं बर्दाश्त किया जाता है। तो विशेषाधिकार समिति क्या काम करती है, किस प्रकार से काम करती है, कि राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में, उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या होता है विधायी विशेषाधिकार? संविधान ने विधायिका और उनके सदस्यों को अपनी गरिमा की रक्षा हेतु विशेषाधिकार प्रदान किए हैं। इन्हीं विशेषाधिकार के प्रावधान के तहत हाल ही में उस समय का ये न्यूज़ है, और इसमें हम देखेंगे कि क्या है भाई, प्रावधान क्या है, ये देखते हैं हम लोग। अन्य देशों में भी प्रावधान है। विशेषाधिकार का प्रयोग सबसे पहले इंग्लैंड में किया गया था, जहां संसद ने खुद को राजा के अतिक्रमण से बचाने के लिए इन अधिकारों का प्रयोग किया था। इंग्लैंड की संसद ने संसद में स्वतंत्र रूप से बोलने, वोट करने के लिए संसद सदस्यों की स्वतंत्रता सहित कई अधिकार को विशेषाधिकार का प्रावधान किया है।
सदन में कोई भी सदस्य कुछ भी बयान दे रहा है, कुछ भी भाषण कर रहा है, उसके खिलाफ उस चीज़ को लेकर कभी भी नोटिस या कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। किसी भी देश की अदालत में भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। सदन में क्या बहस हो रहा है, इसको भी लेकर कोई भी सदन के जो कार्यकर्ता हैं उन पर कोई भी अदालत कोई भी केस नहीं चला सकती है। इस संदर्भ में यह ध्यान देने योग्य है कि ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 1987 में संसदीय विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया था। यह अधिनियम कहता है कि शब्दों या कृत्यों को सदन के खिलाफ अपराध के रूप में इसलिए नहीं लिया जाना चाहिए कि इन शब्दों या कृत्यों के द्वारा संसद, एक सदन, एक समिति या एक सदस्य की आलोचना की गई है। अधिनियम के तहत अधिकतम 1 वर्ष के कारावास की सजा और $5000 के जुर्माने का उपबंध किया गया। ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। संवैधानिक प्रावधान क्या, अब हम उसको देखते हैं, लेकिन इससे पहले इस फैक्ट को जरा देख लीजिए। 1999 में ब्रिटिश संसद की एक संयुक्त समिति ने विशेषाधिकार के संहिताकरण की सिफारिश की थी, लेकिन इस सिफारिश को 2030 के गठित एक अन्य समिति ने उलट दिया था। संवैधानिक प्रावधान क्या है, अब ये आर्टिकल आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में, संसद के अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडल का अधिकार और विशेषाधिकारों को निर्दिष्ट करता है। 194 के तहत राज्य विधानमंडल और संसद सदस्यों के लिए 105 आर्टिकल में विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है। संविधान के अन्य प्रावधानों को सदन के अस्थायी आदेशों के अधीन संसद में भाषण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। संसद में भाषण और मतों की न्यायिक जांच से छूट प्रदान की गई है। संसद और राज्य विधानसभा के विशेषाधिकारों को संहिताहित करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन तब तक वैसे ही विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जैसे 1950 से ब्रिटिश संसद को प्राप्त थे। अभी तक न ही संसद और न ही राज्य विधानमंडल ने अपने विशेषाधिकार के संहिताकरण हेतु कोई कानून पारित किया है। जो मूल संविधान में हमारे दिए गए हैं वही है मूल रूप से, इसको कोई संहिता नहीं बनाया है, कोड ऑफ कंडक्ट इस तरह का कोई भी नहीं बनाया गया। ओके, अगला क्या है, देखिए, संसदीय विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं। ओके, 15 सदस्य होते हैं और ये विशेषाधिकारों पर फैसला लेते हैं। संसद सदस्य का अगर विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है, कोई इन पर झूठा आरोप लगाया जाता है, तो उस चीज़ का कार्रवाई कौन करती है, तो 15 सदस्य के जो समिति होती है यही ये कार्रवाई करती है। संसदीय विशेषाधिकार ऐसे विशेषाधिकार जो सदन के प्रत्येक सदन को सामूहिक तौर पर मिलते हैं, है ना, साथ ही सदन के सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से भी मिलते हैं। 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सामूहिक रूप से और एक होता है आपका व्यक्तिगत रूप से। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से मिलते हैं। संविधान में इसका जिक्र 105 और 194 अनुच्छेद में किया गया। 105 है संसद का, 194 राज्य विधानमंडल से जुड़े विशेषाधिकार बताए गए हैं। यही इन विशेषाधिकार का उद्देश्य है कि इस तरह संसदीय विशेषाधिकार का मूल भाव संसद की गरिमा, स्वतंत्रता, स्वायत्तता की सुरक्षा करना। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि संसद सदस्यों को विशेषाधिकार इसलिए मिले हैं क्योंकि वे सदन के सदस्य हैं, यानी एक नागरिक के तौर पर उन्हें कोई विशेषाधिकार नहीं मिला है। वो जब सदन के सदस्य हैं इसीलिए उनको विशेषाधिकार मिला है। बाकी भारत में किसी को भी विशेषाधिकार नहीं मिला हुआ है। एक नागरिक के तौर पर उनको विशेषाधिकार नहीं मिला है, इसलिए मिला है ताकि वो खुलकर अपना वक्तव्य को रख सकें, इसके खिलाफ उन पर कोई कार्रवाई ना हो और कोई डिसिप्लिन का उल्लंघन ना हो, संसद गरिमापूर्ण ढंग से चले। इस चीज़ को लेकर संसदीय विशेषाधिकार बनाया गया। ओके, साल 1966 के आनंदन नाम्बियार बना मुख्य सचिव मद्रास सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि अगर किसी व्यक्ति को वैध नज़रबंदी के तहत हिरासत में लिया गया है तो वह संसदीय विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि यह मामला दीवानी मामलों में नहीं आता। इसका मतलब यह हुआ कि एक नागरिक के तौर पर कुछ गलत करने पर संसद सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सदन में आप कुछ भी बोलेंगे तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, उस पर आपको कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन एक नागरिक के तौर पर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। ये संसदीय विशेषाधिकार के तहत नहीं आता है। जैसा कि पहले ही बताया कि संसदीय विशेषाधिकार के 2 भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत और सामूहिक। सामूहिक अधिकार के अंतर्गत सदन के रिपोर्ट कैसे बनेंगे, वाद विवाद कार्रवाई कैसे चलेगी, संसद के मामलों का प्रकाशन किस तरह से किया जाएगा, यह सब तय करने का अधिकार किसका है, तो संसद को यह अधिकार दिया गया है कि किस प्रकार से उसके रिपोर्टिंग की जाएगी, कौन से हिस्से को दिखाया जाएगा, कौन से हिस्से को नहीं दिखाया जाएगा, ये सब किसका अधिकार है, तो ये सब संसद का अधिकार है। ओके, इसके अलावा सदन की अवमानना पर दंडित करना, बाहरी शक्तियों अथवा स्वयं सदस्यों को सदन से निष्कासित करना, विशेष मामलों पर गुप्त बैठक करना, सदस्यों को बंदी या मुक्ति अपराध सिद्धि के संबंध जानकारी प्राप्त करना, न्यायालयों को संसद की कार्रवाई की जांच करने का निषेध आदि शामिल है। व्यक्तिगत अधिकारों की बात करें तो सदन के सत्र के दौरान, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सदन के सत्र के दौरान या सत्र आरंभ होने के 40 दिन पहले, सत्र समाप्ति के 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों में
सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सदन का सदस्य जो सदन का चलता है उसके 40 दिन पहले और चलने के 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों में उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। सदन में जो कुछ भी बोलेंगे इसके लिए उन्हें भी आज़ादी है। गौरतलब है कि दीवानी मामलों सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन आपराधिक मामलों में उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। ये एम वेंकैया नायडू जी ने सदन में बताया था। तो ये विशेषाधिकार आपको पता चल गया। मूल रूप से आर्टिकल इसका ध्यान में रखिएगा। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि 78% अभिभावक ग्रामीण अभिभावक चाहते हैं 78% ग्रामीण अभिभावक चाहते हैं कि उनकी बेटियां स्नातक हो। ये सर्वेक्षण में सामने आया है। तो ये सर्वेक्षण में डिटेल में भी आपको बताऊंगा। भारत के 78% ग्रामीण अभिभावक चाहते हैं कि उनकी बेटी स्नातक हो, उससे आगे की पढ़ाई करे। एक सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि देश के 20 राज्यों में 6229 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के आधार पर ग्रामीण भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति 2023 नामक रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा जारी किया गया है। ग्रामीण भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति 2023 रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्रालय है उसने जारी किया इस रिपोर्ट को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से पीटी और मेंस दोनों में सवाल पूछे जा सकते हैं। मेंस में तो खास तौर से आपसे सवाल पूछा जाएगा। रिपोर्ट अब पढ़ लेते हैं हम लोग की क्या है। रिपोर्ट डिटेल में मैं आपको पढ़ाता हूँ, जिसको आप याद कर लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि उसको एक बार और लिख कर रख लें या उस टॉपिक को नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया, जिसमें छात्रों के बीच स्मार्टफोन के उपयोग की व्यापकता पर प्रभाव डाला गया है। यह रिपोर्ट एनजीओ ट्रांसफर रूरल इंडिया और संबंधित रिसर्च एंड कम्युनिकेशन के सहयोग से डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा तैयार किया गया सर्वेक्षण पर आधारित है। इस सर्वेक्षण में 21 राज्यों के ग्रामीण समुदायों में 6 से 16 आयु वर्ग के स्कूली बच्चों के 6229 माता पिता से प्रतिक्रियाएं एकत्र करके ये रिपोर्ट बनाया गया है। ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट किसने जारी किया है? शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं? स्मार्टफोन का उपयोग और मनोरंजन। 49.3% छात्रों के स्मार्टफोन पहुंच है, यानी कि अभी भी 51.7% बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है देश में। 76.7% माता पिता ने बताया कि उनके बच्चे स्मार्टफोन का उपयोग मुख्य रूप से वीडियो गेम खेलने के लिए करते हैं, जो शैक्षणिक गतिविधियों पर मनोरंजन को प्राथमिकता देने का संकेत देता है कि बच्चे पढ़ाई की जगह मनोरंजन को प्राथमिकता देते हैं फ़ोन पर। तो आप उनसे उम्मीद कैसे कर सकते हो कि फ़ोन पर बैठ के वो वीडियो देख के पढ़ेंगे? इतना तो आप बड़े बड़े लोगों में नहीं होता है, बहुत सारे तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों में नहीं होता, बच्चों में कैसे हो जाएगा? इसके अतिरिक्त 56.6% छात्र फिल्में डाउनलोड करने देखने के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, जबकि 47.3% छात्र गाने डाउनलोड करने सुनने हेतु स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। और मुझे देखने वाले में से मैक्सिमम लोग रील देखने के लिए उपयोग करते हैं ना। इसके विपरीत केवल 34% छात्र अध्ययन सामग्री डाउनलोड करने के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। केवल 18% छात्र ट्यूटोरियल के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। 18% बच्चे उपयोग करते हैं। बड़े लोगों में चलो 3 गुना में कर देता हूँ तो ही आंकड़ा बहुत कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है। कक्षा के आधार पर विभेदक पहुंच है। क्या है इसका मतलब भाई? कक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रों के स्मार्टफोन तक पहुंच अलग अलग होती है। उच्च कक्षाओं 8वीं और उससे ऊपर के छात्रों के स्मार्टफोन तक अधिक पहुंच है, जबकि 42.1% छोटे छात्रों तक पहुंच है। ये तो अच्छी बात है। 1 से तीसरे वर्ग के बच्चे फ़ोन लेकर क्या करेंगे भाई? यह इंगित करता है कि मनोरंजन के स्मार्टफोन का उपयोग अभी आयु समूह में प्रचलित है, सभी आयु समूह, जो संभावित रूप से उनकी शिक्षा को प्रभावित कर रहा है। माता पिता का आकांक्षाएं और व्यस्तता क्या है? 78% माता पिता अपने बच्चों को स्नातक स्तर या उससे ऊपर की शिक्षा दिलाना चाहते हैं, अच्छी बात है, किंतु इस संदर्भ में अभिभावकों की अपनी बच्चों के साथ सहभागिता काफ़ी कम है, इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम है। स्कूल कॉलेज में नाम लिखा दिया, उसके बाद भूल गए, डिग्री लेकर वो आ गया, उसको नहीं पता कि कैसे डिग्री लाया है, कहाँ बैक आया नहीं आया, कौन सा चीज़ पढ़ रहा है, कौन सा चीज़ नहीं पढ़ रहा है, सही से पढ़ रहा है या बस ऐसे ही जा रहा है। ये सब चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट कम है। केवल 40% माता पिता अपने बच्चों के साथ उनकी स्कूली शिक्षा के बारे में दैनिक बातचीत करते हैं, जबकि 32% सप्ताह में कुछ दिन ही ऐसी बातचीत में संलग्न होते हैं। और बातचीत जब करें बच्चों के साथ करते हैं तो बच्चों को लगता है कि ये हमसे पूछ क्यों रहे हैं, है ना। अगले पर चलते हैं। स्कूल ड्रॉप आउट का कारण। लड़कियों के मामलों में देखिए, लड़कियों के मामले में 36.8% माता पिता ने उल्लेख किया है कि पारिवारिक कार्यों में योगदान करने के कारण उनकी बेटियों को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। योगदान नहीं इसको बोलते हैं, इसको बोलते परिवार के काम करवाने के कारण स्कूल छोड़ा दिया गया, यही होता है मूल रूप से। छोड़नी पड़ी नहीं, हटा दिया गया। इसी बीच 31.6% ने अपने बच्चों की पढ़ाई में रुचि की कमी को स्कूल छोड़ने के लिए जिम्मेदार ठहराया, और 21.1% का मानना है कि इसमें घरेलू जिम्मेदारियां भी अहम भूमिका निभाती हैं, इसके कारण से स्कूल छोड़वाना पड़ गया।
71.8% उत्तरदाताओं के अनुसार पढ़ाई छोड़ने का मुख्य कारण विषय वस्तु में रुचि की कमी थी। विषय वस्तु सही से पढ़ाएंगे ही नहीं, मास्टर साहब को आएगा ही नहीं तो कैसे रुचि बनेगी, या उनकी जो रुचि की विषय होती है वो चीज़ स्कूल में उपलब्ध भी तो नहीं होता है ना। तो इसके कारण से भी बहुत सारे बच्चों को छोड़ना पड़ रहा है। इसके बाद 48.7% उत्तरदाताओं को परिवार की आर्थिक सहायता करने के लिए लड़कों की आवश्यकता महसूस हुई। इसके कारण से भी स्कूल लड़कों को भी छोड़ना पड़ा है, लड़कियों को भी छोड़ना पड़ा है। अभिभावक शिक्षक बैठ के और सीखने का माहौल देखो, ये क्या लिखा हुआ है। 84% अभिभावकों ने नियमित उपस्थिति दर्ज की। गैर उपस्थिति के दो मुख्य कारण थे, अल्प सूचना और इच्छा की कमी। इसके अतिरिक्त 40% अभिभावकों द्वारा पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य आयु उपयुक्त पठन सामग्री की उपलब्धता की सूचना दी गई, जो घर पर बच्चों की शिक्षा में सहायता के लिए है। अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। सिफारिशें क्या की गई इस रिपोर्ट में, ये निष्कर्ष पर घर पर शैक्षिक माहौल बनाने तथा मनोरंजन को सीखने दोनों उद्देश्य के लिए स्मार्टफोन के संतुलित उपयोग बढ़ावा देने हेतु लक्षित प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देता है कि ऐसा नहीं हो कि स्मार्टफोन दुश्मन बन जाए। फ़ोन को उपयोग करते हैं, समय थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देना चाहिए। ये बच्चों का रिपोर्ट आया, लेकिन मुझे लग रहा है बड़े लोगों पर भी अप्लाई होता है ये रिपोर्ट। इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आपके मेंस एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जा सकता है। सीधा सीधा इस रिपोर्ट के बारे में ही पूछ लिया जाएगा। जैसे पिछली बार ट्राई का जो रिपोर्ट आया था, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है टेलीकॉम रेगुलेट करती है, उसका रिपोर्ट सीधा सीधा GS2 पेपर में आपसे पूछा गया था। चलते हैं अगले टॉपिक पर हम लोग। अगला टॉपिक है आयुष्मान भारत के डेटाबेस में कैग को ढेरों विसंगतियां मिली हैं। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इस कैग जो है उन्होंने ऑडिट किया है आयुष्मान भारत कार्यक्रम का। देखिए यहाँ पर इनको बहुत सारी विसंगतियाँ मिली उसके डेटाबेस में। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं कैग के बारे में आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उन्होंने इस योजना के तहत 12,000 से 22.44 करोड़ रुपए तक के लाभ लिए हैं और अपात्र परिवार लाभार्थी के रूप में पंजीकृत पाए गए हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको लाभार्थी नहीं होना चाहिए था, वो ऑलरेडी समृद्ध परिवार हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के तहत लाभार्थी हैं और 12,000 से 22.44 करोड़ रुपए तक के लाभ इन अपात्र परिवारों को बांटा गया। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल नंबर 10/9 पर 7.49 लाख लोग बतौर लाभार्थी पंजीकृत हैं। लगभग में 7.5 लाख लोगों का एक ही मोबाइल नंबर है, वो भी 10/9 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, कहीं पे निशाना वाला चीज़ है कि भाई है ही नहीं कोई उस नाम का, फर्जी नाम बना के इलाज के नाम पर हॉस्पिटल खूब सारा पैसा कमा रहे हैं। दरअसल में ये है, इनडायरेक्टली ये घोटाले की तरफ संकेत कर रहा है। ओके, तो अब कैग के बारे में जान लेते हैं। कैग का रिपोर्ट इसीलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये धागा खोल कर रख देता है हर चीज़ का, कहाँ पर क्या सही है कहाँ पर क्या गलत है। अब कैग क्या होता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 148 कैग की नियुक्ति शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है और अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। कैग क्या काम करता है, मुख्य रूप से ऑडिट का मतलब क्या होता है, लेखा परीक्षा। कोई भी काम हो रहा है तो उसकी परीक्षा करना सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मुख्य रूप से किसका काम है, तो कैग का काम है। ओके, कैग और क्या करती है, भारत का जो लोक लेखा समिति होती है, लोक लेखा समिति उसके भाई बंधु का तौर पर काम करती है, उसको मदद करती है। लोक लेखा समिति जो होती है वो कैग से बहुत सारा कुछ सीखती है, कैग उसकी मदद करती है। संसद से जुड़े हुए चीज़ों को रिपोर्ट करने में, ऑडिट करने में, जांच करने में कैग उसकी मदद करती है। ओके, 150 कहता है कि संघ और राज्यों के खातों का विवरण राष्ट्रपति के कैग के तहत रखना होगा, कैग की सलाह पर। 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाती है। किसी राज्य के लेखाओं का संबंध भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष भेजेगा। राज्य सरकारों की भी जांच करती है ये, और वो किसको समक्ष रखती है, तो राज्यपाल के समक्ष रखी जाती है वो रिपोर्ट। कैग एक ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी का मतलब स्वायत्त बॉडी है, स्वायत्तता प्रदान किया गया इसको। अनुच्छेद 279 शुद्ध आय की गणना कैग के द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है, इससे बड़ा प्रमाण पत्र होता ही नहीं है। तीसरी अनुसूची, भारत के संविधान तीसरी अनुसूची की धारा 4 भारत के कैग और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा पदभार ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का प्रावधान करती है। छठी अनुसूची, इस अनुसूची के अनुसार जिला परिषद क्षेत्रीय परिषद के खातों को राष्ट्रपति की अनुमति के साथ कैग द्वारा अनुमोदित प्रारूप के अनुसार रखा जाना चाहिए। इन निकाय के खातों का लेखा जोखा इस तरह से करना होगा जिस प्रकार कैग उचित समझता हो। ऐसे खातों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। कैग को स्वतंत्र बनाया गया, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है और पद और कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त होती है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक
संचालकीय पद पर रह सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, कैग को ध्यान में रखिएगा। कैग से जुड़े हुए आर्टिकल वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। और बिहार स्पेशल पर हम लोग चलते हैं। बिहार कैबिनेट ने 9 एजेंडों पर मुहर लगाई है। 9 एजेंडा कौन कौन से हैं ये इसको जान लेते हैं। 8 अगस्त 2023 को, 8 अगस्त को क्या हुआ था भाई? तो अगस्त क्रांति हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। चलिए 8 अगस्त को बिहार की राजधानी पटना के मुख्य सचिवालय भवन में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी है। अब इन 9 एजेंडों को ध्यान रखिए, थोड़ा सा देखिए क्या क्या है ये प्रमुख बिंदु। 9 एजेंडों में मुख्य रूप से उद्योग विभाग, श्रम संसाधन विभाग, पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन, नगर विकास और आवास विभाग इत्यादि की योजनाएं शामिल हैं इसमें। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग में होगी बहाली। बैठक में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग में साइंटिफिक ऑफिसर की बहाली होने पर मुहर लगाई गई है। यह अधिकारी बिहार राज्य जैव विविध परिषद के ऑफिस में कार्यों का संचालन करेंगे। इससे संविदा के आधार पर एक पद पर प्राधिकारी की नियुक्ति करने की स्वीकृति दी गई है। सारण और वैशाली में ITI की स्थापना होगी। सारण जिले के गरखा और वैशाली जिले के राघोपुर में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की योजना के लिए ITI की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए कुल 86 पद सृजन किए गए हैं और कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। वित्त वर्ष 23-24 में इसके लिए 668 करोड़ रुपये का आवंटन मंजूर किया गया है। अगला कौन सा है? बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के संशोधन को भी मंजूरी दे दी गई है। क्या है ये भाई? कैबिनेट ने बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली 2008 के नियम 5.5 के संशोधन के एजेंडे को पास कर दिया है। इसके फलस्वरूप अब बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली 2023 लागू की जाएगी। दादाजी स्नैक्स को वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस, देखिए क्या है। कैबिनेट की मीटिंग में पटना के मेसर्स दादाजी स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के आलोक में क्लियरेंस को स्वीकृति दे दी गई है। इसको एक स्टार्टअप के तौर पर मदद दी गई है। और AFP मैन्युफैक्चरिंग के लिए वित्तीय प्रोत्साहन को क्लियरेंस दिया गया है। औद्योगिक क्षेत्र विकास के लिए 409 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ऊपर वाले को नहीं भी ध्यान में रखें तो इसको रख सकते हैं कि 23-24 में राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 409 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसकी अनुमति भी दे दी गई है। और प्रथम अनुपूरक के रूप में 150 करोड़ की निकासी और खर्च की स्वीकृति भी दी गई है। अगला कौन सा है? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के समझौते के प्रारूप को स्वीकृति। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत सामाजिक जागरूकता लाने, संस्थागत विकास घटक के क्रियान्वयन हेतु जीविका को हस्तांतरित करने संबंधित समझौता के प्रारूप को स्वीकृति मिल गई है। विश्व बैंक की सहायता से STF लगाने की राशि स्वीकृत हो गई है। कैबिनेट के बैठक पटना शहर के कर्म लीचक जोन में विश्व बैंक की सहायता से STP लगाने की योजना पर काम करने के लिए 98 करोड़ 59 लाख रुपए की स्वीकृति भी दे दी गई है और ये विश्व बैंक की मदद से लगाया जाएगा। अंतिम कौन सा है? पटना म्यूजियम से बिहार म्यूजियम तक सबवे के लिए बिहार म्यूजियम बनाया जा रहा है। पटना म्यूजियम से बिहार म्यूजियम तक सबवे के लिए 542 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। बैठक बिहार संग्रहालय को पटना संग्रहालय से जोड़ने के लिए सबवे निर्माण के लिए रिवाइज एस्टीमेट पुनरीक्षित प्राकलन को स्वीकृति दी गई है, जो 542 करोड़ रुपए होगा। तो ये 9 मुख्य रूप से जो कैबिनेट के फैसले वो लिए गए हैं। इसके बारे में मुझे बताना अनिवार्य था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। कैबिनेट के फैसले मेंस में इनडायरेक्टली और PT में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं यहाँ से। आज का कैसा लगा है न्यूज़पेपर एनालिसिस ज़रूर बताइएगा। नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी का।